नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इनका जो समय है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक माना जाता है। हमने इससे पहले जाना था समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है, जिसकी लोकप्रिय उपाधि थी विक्रमादित्य। लेकिन ये संभावना व्यक्त की गई है कि इन दोनों सम्राटों के मध्य बहुत कम समय के लिए रामगुप्त, जो संभवतः चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ भ्राता था, उसका शासन रहा होगा। कुछ साहित्यिक उल्लेखों और पूर्वी मालवा क्षेत्र के से प्राप्त महगुप्त या रामगुप्त के नाम से अंकित तथा गरुड़ चिन्हांकित सिक्कों के आधार पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्राय विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को साम्राज्य निर्माण का कठिन कार्य नहीं करना पड़ा। उसके सामने जो समस्या थी गुप्त साम्राज्य को दृढ़ और सुरक्षित बनाने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है। उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा जो उपाधियां हैं उसकी वो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सहसांक और देवपुत्र आदि भी थी। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने क्या किया? वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। आपको मैंने अभी बताया कि उसके सामने जो समस्या थी प्रमुख, वो थी गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ रखने की और उसको सुरक्षित बनाने की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत कुशल राजनीतिज्ञ था। तो उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागकुल में उत्पन्न कुबेर नागा के साथ में विवाह किया था। चूँकि नागवंश तत्कालीन भारत का एक प्रतिष्ठित राजवंश था, इस वंश की अनेक शाखाएं भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में शासन करती थीं और चंद्रगुप्त के दिग्विजय के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत के अनेक प्रदेश नागवंश के हाथ से तो निकल गए थे, लेकिन पश्चिमी और दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों पर अब भी इसी वंश का राज्य चलता रहा था। तो अपने दक्षिणी अभियान में समुद्रगुप्त ने संभवतः नाग प्रदेशों पर आक्रमण नहीं किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे नागवंश गुप्त वंश का मित्र बन गया। नागवंश के समान ही वाकाटक वंश भी तत्कालीन भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण वंश था। उसने दक्षिण पश्चिम में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने ऐसे शक्तिशाली राजवंश के साथ शत्रुता करना उचित नहीं समझा और उन पर आक्रमण भी नहीं किया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना तो उसने पश्चिमी भारत में मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में विद्यमान शक राज्य का वो विनाश करना चाहता था और अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण वाकाटक नरेश गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर आक्रमण करने वाले उत्तरी भारत के राजा को हानि और लाभ दोनों ही पहुंचा सकता था। तो उसने वाकाटक वंश को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय के साथ कर दिया। इस संबंध से चंद्रगुप्त को शकों पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सुविधा मिली होगी। और रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त की सहायता में उसकी विधवा पुत्री प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्यवंश का शासन संचालन किया और इसमें गुप्तों को काफ़ी प्रभाव
गुप्तों को काफ़ी सहायता उसने प्रदान की थी। इस तरह से इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। इसके बाद हम जानेंगे उसकी विजयों के बारे में। तो सबसे पहले गणराज्यों का विनाश। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो योग्य पिता का योग्य पुत्र था। शासक बनने के पश्चात उसने पिता की दिग्विजय की नीति को जारी रखा और अपने पिता के साम्राज्य में आ रहे व्यवधानों को नष्ट कर गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत कर दिया। तो सबसे पहले गणराज्यों का उसने विनाश किया। पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में भद्रगण से लेकर खरपरिक गण तथा छोटे छोटे गणों की एक पतली सी दीवार थी। ये गण स्वतंत्रता प्रेमी थे और इनमें एकता का अभाव था और ये विदेशी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों पर विजय प्राप्त की। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा है शक विजय। राजनीतिक दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना और उसकी उपलब्धि उसकी शक विजय थी। पश्चिमी भारत में इस समय भी शकों का जमाव था। उनका अधिकार गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा प्रदेश पर था। यद्यपि समुद्रगुप्त के भय से आक्रांत होकर उन्होंने उससे मैत्री संधि कर ली थी, लेकिन अवसर पाते ही भारत पर वो प्रहार करने के लिए तैयार बैठे थे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक में रामगुप्त के समय में हुए शक आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों से युद्ध करने की ठान ली थी। मालवा में दोनों के राज्य सटे हुए थे। पश्चिमी मालवा में शक थे और पूर्वी मालवा गुप्तों के अधीन था। शकों के उन्मूलन करने के लिए चंद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा को ही अपना आधार बनाया और चंद्रगुप्त के संधि विग्रहिक मंत्री वीरसेन का एक अभिलेख हमको भिलसा के पास उदयगिरी से मिला है, जिसमें वो लिखता है कि वीरसेन सारी पृथ्वी की जय कामना करते हुए स्वयं अपने राजा के साथ यहाँ आया और इसमें कोई संदेह नहीं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ आना उसके शक अभियान के प्रसंग में हुआ था। तो चंद्रगुप्त ने शकों को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त कर ली और उसने अंतिम शक क्षत्रप शासक रुद्र सिंह तृतीय का वध कर दिया और इसके साथ ही भारत में शक शक्ति का अंत हो गया। रुद्र सिंह तृतीय के सिक्कों का ज्ञात अंतिम तिथि 388 ईस्वी है। उसके बाद किसी भी शक क्षत्रप की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पश्चिमी मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ के प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गए और पश्चिम में गुप्त साम्राज्य की सीमा अरब सागर तक पहुंच गई। भड़ौच, आधुनिक भड़ौच जो है वो उसको उस समय भृगुकच्छ कहा जाता था। भृगुकच्छ के नाम से वो प्रसिद्ध बंदरगाह अब गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और इन मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र के समृद्ध प्रदेशों की प्राप्ति पश्चिम तटवर्ती पत्तनों के संपर्क से गुप्त काल में व्यापार की बहुत अधिक वृद्धि हुई। उस काल में उज्जैन व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और बहुत सारे व्यापारिक मार्ग वहाँ केंद्रीभूत थे। तो शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की और 58 ईस्वी पूर्व में शकों को परास्त कर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य राजधानी उज्जैन में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। विद्वानों का मानना है कि इस महान परंपरा की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद पूर्वी परतंत्र राज्यों का अंत। हमें दिल्ली के पास महरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के समीप एक लौह स्तंभ पर एक अभिलेख खुदा हुआ है, जिसमें चंद्र नाम के एक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। इस अभिलेख में कोई तिथि नहीं है और ना ही यह स्पष्ट है कि चंद्र नामक राजा कौन है। तो उससे हमें पता चलता है कि चंद्र नामक एक राजा ने
और जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो महरौली स्तंभलेख से पता चलता कि समतट दवाब कामरूप के शासक गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने हेतु बंगाल में एकत्रित हो गए थे, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें परास्त कर दिया और उससे गुप्त साम्राज्य की सीमा अब सीधी असम तक पहुंच गई थी। वाहलिकों के विरुद्ध युद्ध। महरौली के स्तंभलेख से ही मालूम होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु और उसकी 7 शाखाओं को पार करके वाहलिकों को पराजित किया और इस अभियान के दौरान उसने शत्रुओं को जीतकर बल्ख तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार किया। उसके समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वसुबंधु के लेखक कथा की जीवन कथा के लेखक परमारथ के अनुसार विक्रमादित्य नाम के एक राजा की राजधानी अयोध्या थी। कुछ लेखकों के मत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त करने में के पश्चात उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया था। ये हुई उसकी विजयों के बारे में बात। कुछ अन्य सफलताएं भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता होने के साथ साथ एक योग्य शासक और प्रबंधक भी था और उसके शासनकाल में साहित्य का भी बहुत अधिक विकास हुआ। अनेक विद्वानों के अनुसार संस्कृत का सबसे महान कवि कालिदास उसी के समय में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और योग में निपुण था। उसके सिक्कों और शिलालेखों पर उत्कीर्ण छंदों से ज्ञात होता है कि शासन में संस्कृत साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। कला के क्षेत्र में देखें तो कला का भी संरक्षक था। स्थापत्य कला, शिल्प कला, चित्रकला, धातु कला, मुद्रा कला, सभी कला के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व विकास हुआ। कई मंदिर निर्मित हुए और इसके काल में कला के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं जिनसे सिद्ध होता है उसके काल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेखों पर परम भागवत की उपाधि मिलती है, जिससे और कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिन पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे हिंदू धर्म की वैष्णव शाखा का अनुयायी था और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया। लेकिन हिंदू धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी वह घृणा का भाव नहीं रखता था, बल्कि धार्मिक सहनशीलता की नीति को व्यवहारिक रूप में उसने अपनाया था। उसके फाहियान के उसी के समय में फाहियान जो चीनी यात्री भारत में आया, उसने भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा। उसने लिखा कि बौद्ध विहारों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती थी। कर्मचारियों की नियुक्ति भी धर्म के आधार पर नहीं होती थी। सभी धर्मावलंबी उसके पदाधिकारी थे, जिससे क्या ये निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि वो एक धार्मिक सहनशील सम्राट था। चीनी यात्री फाहियान ने उसकी दानशीलता और धार्मिक सहनशीलता की प्रशंसा भी की। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त